1 जुलाई के बाद से जीएसटी तो बाजार में उतर चुका है। लोगों की समस्याओं और उनके समाधानों के साथ में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की ये कोशिश है कि हम आपकी बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर कर सकें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के करोल बाग में। हालांकि अभी तक हमने दुकानदारों से बातचीत की, उनसे ये पूछा कि क्या अब तक आपने जीएसटी के प्रोसेस को अपने दुकानों में लागू किया है, क्या आप ग्राहक को फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा आपको अलग हमारे सवाल भी मिलेंगे और हमारे जवाब भी मिलेंगे, क्योंकि आज हम करोल बाग के सबसे ज्यादा जहां पर ट्रेडर्स जो हैं वो देखे जाते हैं, आज हम उनके बीच में हैं, क्योंकि ये सुनने में आया है कि काफी परेशानियां उनको हो रही है। हमारे जीएसटी गुरु शरद कोहली हमारे साथ मौजूद हैं। आज सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपने सुना था यहाँ के ट्रेडर्स के बारे में? हमने सोचा कि हम तो जाके प्रांजलि अलग अलग मार्केट्स में लोगों से सवाल कर रहे हैं। हाँ। कभी हमने बिलिंग का पूछा, कभी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूछा, कभी हमने रेट्स के बारे में पूछा। हमने सोचा क्यों ना आज ट्रेडर्स से पूछा जाए कि उनके मन में क्या है। हमारे मन की बातें तो वो बताते रहे, आज उनके मन की बातें हम बताते हैं। तो मैं यहाँ कुछ करोल बाग के ट्रेडर्स, ये स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है, यहाँ पर स्कूटर के और 2 व्हीलर्स के स्पेयर पार्ट्स मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो उनमें से कुछ हमारे व्यापारी भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हम उनसे सुनते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। बहुत सारी समस्याओं का वो जिक्र कर रहे थे, पर मैं चाह रहा था कि हम जब कार्यक्रम स्टार्ट करें तो वो अपनी समस्याएं को खुल के बताएं। अगर हम जवाब दे पाएंगे, एज ए जीएसटी एक्सपर्ट मैं जवाब दे पाऊंगा तो मैं अवश्य दूंगा। अगर हम नहीं भी दे पाएंगे तो हम सरकार तक उनकी बात इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का जल्दी से जल्दी जो है वो सोल्यूशन निपटारा हो सके। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुकरेजा। कब से अनिल जी यहाँ पर आप कब से आपका काम चल रहा है करोल मैं बाग में? 1972 से करोल बाग के अंदर दुकानदार है हमारी। मेरे पहले दादाजी चलाया करते थे, पिताजी साहब, मैं चलाता हूँ दुकान। तो 1 जुलाई के बाद से आप लोगों की जिंदगी कैसे बदल गई है? जिंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी है। दुकान पे काउंटर में नाम मात्र सेल है, ना ग्राहक है, ना कोई बंदा आ रहा है पूछने, ना माल लेने ना देने, और रोजमर्रा के खर्चे निकालने भी फिलहाल मुश्किल हो रही, क्योंकि 25 तारीख से ट्रांसपोर्टें बंद थी और इतना अफरा तफरी का माहौल बच गया जीएसटी की वजह से कि लोगों को लगा पता नहीं क्या ऐसा हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्राहक ने आने बंद कर दिए। समस्या बिलिंग की है, समस्या माल ले जाने की। अभी जैसे आज सुबह से यहाँ शोर मचा हुआ है कि एक्चुअल सच्ची बात है कि हर जगह बैरिकेड लगे हुए हैं पुलिस के, जो माल आने अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे, जीएसटी बिल मांग रहे हैं। अभी बीएल का फॉर्मेट ही पूरा नहीं आ पाया, सीएस के पास ही, तो हमारे पास कहाँ से आ जाएगा। और हमारा माल फैक्ट्रियों से आता है। करोल बाग बेसिकली एक ट्रेडिंग मार्केट है और ऑल ओवर दिल्ली से, ऑल ओवर जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया आसपास है वहाँ से माल यहाँ पर आता है, यहाँ से भी ट्रेडिंग होकर पैक होकर ट्रांसपोर्ट में माल जाता है। इस समस्या के बारे में देखिए, ये इन्होंने जो बात कही, इन्होंने बात कही कि पुलिस वाले इनको बिल से रोक रहे हैं। पुलिस को मैं बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि पुलिस को जीएसटी के मामले में कोई भी अधिकार नहीं है बिल चेक करने का। ना ही पुलिस वाले ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल कैसा होता है। सर, उनको जैसे इन्होंने कहा हमारे सीए तक को अभी शायद बिल का फॉर्मेट नहीं पता है, तो इनको कहां से पता होगा? और अगर इनको नहीं पता है तो पुलिस वालों को कैसे पता होगा? तो ये पुलिस वालों का रोकना अवैध है। सरकार ने, आपने देखा होगा खबरों में आ रहा है, 22 राज्यों ने अपनी चेक पोस्ट हटा दी है। कोई दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आपस में चेक पोस्ट करीब करीब ना के बराबर है। जो नाकेबंदी होती थी, जो चेक पोस्ट होती थी, जहां पर घंटों ट्रक खड़े रहते थे, वो अब हिस्ट्री होने जा रहा है। तो ये इनकी समस्या से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि व्यापार को स्मूथ तरीके से चलते रहने दें में ऐसी चेक पोस्टों को हटाया जाए। पुलिस की जो गैर ऑथोराइज्ड चेकिंग है वो कतई नहीं होनी चाहिए। सर, तो आपको एक क्लैरिफाई करते हैं कि लीगली पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आप कह सकते हैं। सर, यहाँ पर सवाल ये है कि क्या पुलिस की मंशा आपको क्या लगती है? क्या मान लीजिए कि अगर किसी व्यापारी के पास में पेपर्स नहीं होती प्रॉपर, तो क्या पैसे उनसे वसूले जा रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। हमने आज तक अभी तक एक भी बंदे का ऐसा नहीं सुना कि जिसका कोई चालान करके या माल जब्त किया गया हो, उससे पैसे ले दे के छोड़ा जा रहा है। जब जो कोहली साहब ने अभी जैसे जिक्र किया कि स्टेट लेवल पे जो एंट्री चुंगी वगैरह बंद कर दी गई है, तो ये छोटी चुंगियां लगा के करप्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि जीएसटी लाने से पहले भी ये हाल है। दिल्ली की बात कर रहे हैं, जो हमारी मार्केट के सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं, जो कैपिटल है, खास तौर पे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हमारे भवाना में है, आनंद पर्वत में है, वहाँ से जितने भी अपना ऑटोज या रिक्शाज या कैसे भी माल आता है, उन सबको रोका जा रहा है, जो कि वैलिड नहीं है। अभी रोका है फ्राइज रोड पे, रोका है फ्राइज रोड पे। आज की अभी की बात है, ऑटो वाले ने अभी ऑटो खाली कराने पुलिस। तो ये सरकार तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके से आप लोगों ने कोशिश की बात करने की? अभी तक सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी। ये तो खबर कहीं, एक मिनट, ये तो खबर कहीं आ नहीं रही है शरद। ये तो बिल्कुल नई जानकारी, नई चीज है, क्योंकि जो हम लोग इन्होंने कहा कि इनका काम 25 तारीख के बाद करीब करीब ठप पड़ा हुआ था। 25 से भी बल्कि पहले से ही ठप पड़ा हुआ था। सप्लाई और डिमांड दोनों बंद हो गई थी, सामान आना जाना बंद हो गया था। अब जब लोगों ने, जब 1 जुलाई को जीएसटी आया,
तो कोशिश करी कि देखिए सामान भेजते हैं, काम अब तक खाली बैठे रहेंगे, काम तो करना है ना, चाहे रेट बढ़ा है घटा है, घर में रोटी तो खानी है, घर में चूल्हा जलना है, तो उन्होंने सामान भेजने की कोशिश करी। जैसे ही भेजने की कोशिश करी तो जीएसटी का एक मुद्दा था भ्रष्टाचार को हटाना। तो अगर ये नाकेबंदी करके छोटी छोटी चेक पोस्ट करके कौन ऐसे पैसे वसूल रहा है, ये सरकार के लिए जानना बहुत जरूरी है। और हम इनसे पूरी तरह से सहानुभूति रखते हैं अगर इनको ऐसी दिक्कत आ रही है। और जैसा कि मैंने कहा, हम चैनल के माध्यम से ये सरकार से निवेदन करेंगे कि कृपया इस प्रकार की चीज को जीएसटी पीछे भेज देगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। ये देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। अगर ये काम शुरू हो गया तो हम 2 कदम पीछे चले जाएंगे। तो हम इनसे समस्याएं सुनते हैं कि स्पेसिफिक और इससे डिफरेंट और अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग बात करते हैं, क्योंकि एक मिनट सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग इन छोटी से जो हमें जो वक्त मिला है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा आपकी समस्या आप बताइए, हमारे एक्सपर्ट दूर करेंगे। उसको हम रिड्यूस करके 18% पे लाना चाहते हैं। किन चीजों पे जो हमारे ऑटो पार्ट्स, जो हमारे स्कूटर पार्ट्स पे 28% जो टैक्स है टू व्हीलर पार्ट्स पे, उसको उसी श्रेणी में रखा गया है जो कार की श्रेणी है। अगर कार के ऊपर 28% टैक्स है तो स्कूटर के ऊपर 28% टैक्स बहुत ज्यादा है। इट शुड बी रिड्यूस टू 18%। रिड्यूस तो नहीं हो पाएगा। देखिए, एक सेकंड, टू व्हीलर जो है बेसिक नीड है, तो उसको भी 28% की लग्जरी टैक्स के अंदर लाना सबसे बड़ी गलत चीज है। स्लैब तो बदला जाएगा। हाँ, देखिए प्रांजलि, इनकी जो मेन समस्या है वो 28% पे जो रखा गया अच्छा, है। पहले तो ये समझाइए इनकी बात कि जो कार के जो पार्ट्स हैं और टू व्हीलर को भी उसी कैटेगरी में, ये बात समझाइए। पहली बात तो ये कि एक ही कैटेगरी में रख दिया गया है। पहले वो बड़ा व्हीकल है, छोटा व्हीकल है, टैक्स रेट वो बड़ा होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे यहाँ पर जो डीलर्स हैं उनका जो सोर्स सप्लाई होता है वो कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स का ब्रांडेड सामान का होता है, कुछ छोटे छोटे यूनिट्स उनको बना के भेजते हैं। देखिए, मैं 1000 रुपए का अगर एक पार्ट लेने जाता हूँ, एक ब्रांडेड आइटम मुझे 1000 रुपए का मिलता है। लोकल मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उस पर एक्साइज नहीं लगती थी, उस पर एक्साइज में कवर नहीं था, वो शायद हमको 500 रुपए में दे देता था। अब जीएसटी के आने से क्या हुआ है कि वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके ऊपर एक्साइज नहीं लगती थी, वो अब ब्रांडेड के साथ उसका कंपटीशन खड़ा हो गया है। तो अगर मैं ग्राहक हूँ और मुझे 1000 रुपए का मिल रहा है और किसी भाई साहब का 900 रुपए में मिल रहा है जो कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, वैट के 28% होने की वजह से जीएसटी के, तो मैं जाके 1000 का ले लूंगा क्योंकि मैं तो ब्रांडेड प्रेफर करूंगा। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर को एक ही कैटेगरी में करने से इन लोगों को ज्यादा स्लैब तो नहीं बदला जाएगा ना शरद? नहीं, अभी ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हम ये मान रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं इस कार्यक्रम के बाद शायद सरकार के कान खुल जाए और वो स्लैब को नीचे करे। बल्कि मैं तो इनको ये भी दरख्वास्त करूंगा कि इनकी जो एसोसिएशन है वो सरकार को जाके एक दरख्वास्त दे। आपकी जो टू व्हीलर पार्ट्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन होगी, आप जाके फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक दरख्वास्त दीजिए। जो जीएसटी काउंसिल बनी है उसकी निरंतर मीटिंग्स होगी। और कुछ लोग अभी पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, ट्रैक्टर पार्ट्स वालों का घटा के 28 से उन्होंने 18 कर दिया। तो किसी ने ये मुहिम उठाई थी, तभी 18 हुआ। अगर आप लोग भी इसको सरकार की नॉलेज में लाएंगे कि साहब देखिए हमारा काम धंधा बंद होने की नौबत आ रही है, अगर ये हाल हो गया तो हम काम तो यहाँ कोई ग्राहक लेगा ही नहीं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। कोई भी कस्टमर लोकल आता है वो कहता है 28% मैं टैक्स नहीं दे सकता। इस मुद्दे पे हमने जवाब ले लिया है। कोई नया सवाल है आपके पास? रिक्शा वाले हैं, जो माल उठाने वाले हैं, जो डेली बेचारे जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, उनको भी बिजनेस इफेक्ट होने की वजह से उनको बिजनेस नहीं मिल रहा, उनको रोजी रोटी का सवाल आ गया कि एक वो भी वजह बताइए जी। मैम, जीएसटी का जश्न जो है ना, सरकार ना मनाए, हम व्यापारी मनाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। इस जश्न को अकेली सरकार ही मना रही है कि मैंने वाहवाही लेनी है। किस वजह से वाहवाही लेनी? अच्छा, आप लोग तैयार थे? आम जनता को जश्न मनाना चाहिए। 1 जुलाई के क्या नाम हुआ साहब आपका? मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश जी, आप लोग तैयार थे 1 जुलाई के लिए? बिल्कुल तैयार नहीं थे। बातचीत हुई थी? बातचीत तो चलती रहती है हमारी मार्केट एसोसिएशन। आप लोग कब के लिए तैयार थे? कब के लिए तैयार होते? तैयारी तो देखो, एक सिस्टम होता है तैयारी का। हाँ। सिस्टम ये है कि सरकार हमें सिस्टम दे। हम कैसे सिस्टम दे सकते हैं? तैयारी तो वो हमें समय देंगे ना, कल जब शरद पूर्व वित्त मंत्री से मेरी बात हुई यशवंत सिन्हा से, उन्होंने कहा था कि मैंने भी ये सलाह दी थी कि अभी व्यापारीगण तैयार नहीं है, थोड़ा इनको वक्त देना चाहिए। लेकिन आपने बार बार ये बात कहा है कि जनाब हम ये सोचते जाएंगे तो हम कब से सोच रहे हैं। चीजें मैनेज होती हैं इंडिया में, लेकिन इन लोगों का दर्द कभी ना कभी तो ये होना ही था। पर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसका जीएसटी का जश्न जो है वो व्यापारी को, ये व्यापारियों के लिए है, ये आम जनता के लिए है।
इसका जश्न आम जनता को मनाना चाहिए। सरकार ठीक है, सरकार इस बात से खुश है कि एक अच्छा कदम उठाया है, पर उसकी अच्छाई अभी जब तक जमीन तक नहीं पहुंचेगी, ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि हमारी जेब में अच्छाई आए तो सही ना, पहले हमारे सेल काउंटर पे वो अच्छाई देखने को तो मिले, हमें ग्राहक के रूप में वो अच्छाई देखने को मिले, हमें अच्छे रेट्स के रूप में वो अच्छाई देखने को मिले, तो उस सब की अभी कमी नजर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रोष है वो दिखाई दे रहा है। सेल घटने की क्या एक वजह सर केवल जीएसटी को माना जाए या कोई और वजह हो सकती है? मेन तो यही है जीएसटी को, इसका लोग क्या कह रहे हैं और एक जीएसटी, इसका सरलीकरण होना चाहिए, इतना टफ बनाया गया, टफ नहीं होना चाहिए। क्या चीज सर टफ लगती है आपको? इसमें जैसे HSN कोड है दुनिया भर के और दूसरा भर के इस तरह के प्रावधान कर दिया है जो कि हमें आपके इनके सवाल से मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हालांकि हम तो आज सवाल सुनने आए हैं, पर फिर भी सवाल में से सवाल निकलता है। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको ऐसा लगता है जब आपने जैसे मोबाइल ये स्मार्टफोन यूज करना शुरू किया था, तो जब ये नया नया आया था हम सब लोग इससे भागते थे, यार हमारा वो बटन वाला फोन ठीक था पहले, पर आज ये हालत है कि हम में से कोई भी स्मार्टफोन के बिना नहीं रह सकता। हमें 2-3 महीने लगे थे इससे यूज टू होने में। आपको लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसके आदी हो जाएंगे? अभी शुरू में HSN कोर्स वगैरह मुश्किल लगता है, आपको लगता है कि आदी हो जाएंगे? लग तो रहा है, लेकिन कब हो जाएंगे ये नहीं, पर सिस्टम भी होना चाहिए। नहीं बट सर सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी बात कि उनके कैसे बिल बनाए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं होते हैं, हमें कोई बिल्डिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, हम यहाँ कोई एक क्लास नहीं है कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसा करना है। जैसा इसमें प्रावधान रखा गया है कि हमें अगला जो माल बेचेगा वो 28% टैक्स लगा के बेचेगा, और वो अगला 28% हम आगे चार्ज करेंगे, और पूरा पिछला हमारा हमें क्रेडिट मिलेगा। वो पिछला क्रेडिट हमें तब मिलेगा जब वो जमा कराएगा। अगर उसने 10 लोगों को 28 हज़ार रुपये लगा के माल बेचा हुआ है और उसमें अगर उसने 8,000 कम जमा कराए टोटल में, और तब भी हमें वो रिफंड नहीं मिलेगा। अंजलि इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, इसमें ना एक एंट्वाइनिंग एस्पेक्ट, इन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया है, मुझे लग रहा है यहाँ ट्रेडर्स के घर में शादियां बढ़ जाएंगी। मालूम है कैसे? क्योंकि इतने फोन उठा के बातचीत होगी, भैया मेरे टैक्स का क्या हुआ, तुमने जमा नहीं कराया, अरे साहब मेरे घर में तो शादी है, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं करा सकता, यार तुम्हारी वजह से मेरी रिटर्न रुकी हुई है, तुम्हारे घर में क्रिया है, मेरी रिटर्न मेरी रुक गई, मेरे ऊपर पेनल्टी लग रही है, आप भरेंगे मेरी पेनल्टी। तो ऐसी गुफ्तगू अब देखने को मिल सकती है जिसका इन्होंने उठाया। जब तक वो टैक्स नहीं जमा कराएगा दूसरे को उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसका दूसरे का आपस में क्या ये आपस में डिस्प्यूट बढ़ाएगा, या ये प्रेम मोहब्बत बढ़ाएगा, या ये रिश्तेदारियां बढ़ाएगा, ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आप 2 पॉइंट्स बता रहे थे, बताइए। एक नोटबंदी और एक जीएसटी दोनों है, जिसकी वजह से आज की डेट में सारे बिजनेस सरकार के फिर कोई कदम आप लोगों को अच्छे ही नहीं लगेंगे सर? क्योंकि दोनों की वजह से ही, नोटबंदी की वजह से क्या आप नहीं मानेंगे कि जितने भी छुपे हुए धन थे उन पर भी सरकार ने चोट किया? इस बात पर कभी कोई व्यापारी क्यों नहीं बात करता है? गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास में 40 लाख करोड़ रुपया वापस आएगा, जमा हो गया उससे ज्यादा 54 लाख करोड़ रुपया। अब मेरे को ये बता दो कि कहाँ था कल शरद, कोई चेंज क्यों नहीं लोगों को एक्सेप्ट हो पाता, स्वीकार क्यों नहीं हो पाता, स्वीकार क्यों नहीं? सबसे बड़ी चेंज का इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जो हमें बात करके यहाँ पता लग रहा है कि जो चेंज किया गया है उसको जिस तरीके से जमीनी तौर पे लागू किया गया है वो ठीक तरीके से ऐसा लग रहा है, उसमें अभी कुछ कमियां हैं। पर भाई साहब आपको लगता है जो आपने प्रधानमंत्री जी की जो पार्लियामेंट से स्पीच थी रात को 12 बजे, किसी ने वो सुनी थी रात को? जो उन्होंने भाषण में कहा था कि ये कमियां हम स्वीकार करते हैं, ये शुरू में कमियां आएंगी, धीरे-धीरे पर क्या प्रधानमंत्री जी ने ये सोचा था कि कमी इस प्रकार आएगी कि हमारी घर में चूल्हा जलाने की नौबत आ जाएगी, बहुत सारे लोगों में बेरोजगारी फैल जाएगी? क्योंकि तैयारी नहीं थी। मुझे ये बताइए आप कि जीएसटी 1 जुलाई से लागू हुई, उसकी काफी पहले से ही ढिंढोरा पीटा जा रहा था, जीएसटी आएगी भाई साहब, जीएसटी आएगी, तो व्यापारी क्या उनको उस वक्त आप लोगों ने सलाह नहीं दी सरकार को कि सर जनाब ये चीजें होनी चाहिए? क्या जरूरी है कि आज आप भी जो है वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं कि ऐसे में कोई सरकार चेंज कैसे कर पाएगी? सर मेरा ये सवाल है आपसे कि हम जीएसटी का विरोध नहीं करते, नो डाउट वो देश की तरक्की में सहायक होगा, बट उसके अंदर जो नीतियां हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं, जो उस समय खुलासा नहीं किया गया था। हमारे ऑटो ट्रेड पे भी टैक्स का खुलासा उस वक्त वैसे तो किसी का भी नहीं किया गया था। हम ये मान के चल रहे थे कि हम साइकिल की जगह पे हमारा स्कूटर ट्रेड आता है, जो कुछ समय पहले साइकिल की जगह थी वो आज स्कूटर मोटरसाइकिल ने ले ली है।
उसके ऊपर नेसेसिटी आइटम के हिसाब से उसका टैक्स स्लैब कम आएगा, बट उसको कार पार्ट के साथ लग्जरी के साथ जोड़ दिया गया। हमारा सबसे बड़ा विरोध तो ये है। दूसरा, जैसा कि बताया गया हमारे व्यापारी भाइयों ने कि 28% के स्लैब है, हम 28% आगे जैसे चाहते हैं आपके 18 हो जाए। जी बिल्कुल 5% हो जाए, क्योंकि फोर व्हीलर को हम 2 व्हीलर में तो कम से कम नहीं तोल सकते। चलो जी, ऐसा है कि यहाँ पर जितने ट्रेडर्स हैं उतने सवाल हैं। आपने देखा भीड़ कितनी इस वक्त यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, और हमारी आज यही कोशिश थी कि आपको करोल बाग में जो ये ट्रेडर्स हैं उनकी बातों को हम सरकार तक पहुंचाएं, हम बताएं कि क्या हो रहा है जीएसटी की आड़ में, और कुछ ऐसे नियम जो लागू नहीं है लेकिन उन नियमों को बता करके कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि पुलिस का नाम सामने आया कि इनसे जबरन वसूली की जा रही है। ये एक पहलू था। आइए अब हम आपको दूसरा पहलू दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ियों पर टैक्स तो जीएसटी तो लगाई गई है, तरीका अलग है, लेकिन किस तरीके से जो सेकंड हैंड गाड़ी है उस पे एक गलत जीएसटी लगाया जा रहा है जिसकी जानकारी सरकार को भी नहीं है। चलिए हम आपको लेकर वहां पर चलते हैं। 1 जुलाई के बाद से जीएसटी ने कार के खेल को बिल्कुल बदल कर रख दिया है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं प्री ओन कार के बारे में। जी हाँ, वो कार जो लग्जरियस तो है लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बजट में नहीं आ पाती है, तो ऐसे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी कारों का इस्तेमाल करें। तो आइए हम एक ऐसे ही शोरूम पर आपको लेकर के आए हैं जहां पर प्री ओन कार और काफ़ी अच्छी, काफ़ी लग्जरियस गाड़ी यहां पर मिलती है। आकर करके हम देखते हैं कि क्या यहां पर सब कुछ ठीक ठाक है या फिर यहां पे जीएसटी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो देखिए, शोरूम में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई ऐसी कार हैं जो कि प्री ओन है और काफ़ी लग्जरियस गाड़ियाँ हैं। महंगी बहुत होती है ये, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जो कहते हैं ना कि जो फर्स्ट हैंड होता है, यानी कि जो पहले जो ओनर होते हैं उससे थोड़ी कम कीमत पर मिलती है, तो लोगों को लग्जरियस गाड़ी भी मिल जाती है और उनके शौक भी पूरे हो जाते हैं। सर, गाड़ी कोई पसंद आई आपको यहाँ पर? मुझे तो ये गाड़ियाँ नई से भी ज़्यादा लुभावनी लग रही हैं, बहुत ही अच्छी मेंटेन की हुई हैं, और मुझे कहीं से नहीं लग रहा प्रांजलि कि हम किसी प्री ओन्ड कार शोरूम में, मुझे लग रहा है हम किसी बहुत बढ़िया नई गाड़ी के शोरूम में, बल्कि नई गाड़ी तो एक शोरूम में एक ही ब्रांड मिलती है। यहाँ तो मुझे कई ब्रांड, मर्सिडीज है, इधर पोर्श है, पीछे वॉल्वो है, उधर भी मुझे ऑडी दिखाई दे रही है। तो ये इसकी खूबसूरती इस ट्रेड की ये है कि आपको एक ही छत के नीचे मल्टी ब्रांड मिल जाता है, जबकि आप किसी बड़ी कंपनी के शोरूम में जाएं तो वहां आपको एक ही ब्रांड के सारे मॉडल्स खड़े दिखाई देंगे। तो पर हमें अब देखना यह है कि क्या जीएसटी के आने के बाद इन गाड़ियों के पहिए घूमने कम हो गए हैं, क्या ये यहाँ से बाहर जानी कम हो गई है, या क्या ये ज्यादा रफ्तार से ये सारी गाड़ियां प्रांजलि बहुत तेज दौड़ने वाली हैं, क्या ये उतनी ही तेज दौड़ रही हैं या इनकी रफ्तार कुछ कम हो गई है? शरद, आप बता रहे थे कि प्री ओन्ड जितनी भी कार हैं उनको लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में आया है, और जितने भी सोशल साइट्स हैं उन पर एक मैसेज काफी तेजी के साथ दौड़ रहा है कि अब 43% भूल जाइए, अब आपको 70% तक जीएसटी लगेगा। ये हो कैसे रहा है? जी हाँ, ये ऐसे हो रहा है कि जो इनका मार्जिन होता है जिस पे ये कस्टमर से गाड़ी खरीद लेते हैं, खरीद के जब ये बेचते हैं तो उस पे 1-2 लाख 3 लाख जो भी कमाना होता है, उस पे खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। उसमें पॉलिशिंग करानी होती है, कहीं स्क्रैच है वो हटाया जाता है, कहीं उसकी सीट कवर्स चेंज किए जाते हैं, कहीं कोई पुर्जा टूटा दिख रहा है या गाड़ी के अंदर मेंटेनेंस प्रॉब्लम है, तो उस खर्चों को कवर करने के लिए वो थोड़ा सा उस पर मार्जिन लगा के बेचते हैं। जो प्रावधान आया वो कहता है कि 43% चार्ज करेंगे हम उस मार्जिन के ऊपर। तो 43% तो नई गाड़ियों का प्रांजलि रेट है। अगर वो इन पे लग गया और 30% इनकम टैक्स लग गया तो कुल मिला के 73% टैक्स इस पे लग जाएगा। अगर 73% टैक्स लग गया तो ये गाड़ियों के शोरूम वाले कैसे अपना गुजारा करेंगे? शरद, या फिर डरा रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं डरा रहा हूँ, मैं तो नहीं डरा रहा हूँ। कैसे होगी अभी दिखाई दे रहा है उससे जो अलग अलग निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ। जिस मैसेज की आपने बात करी वो ये कह रहा है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम है 75 लाख के अंतर्गत, जिसमें एक व्यापारी थोड़ा सिंपल मेथड अडॉप्ट कर सकता है कि 1% टैक्स दे, 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करे और अपना टैक्स जमा करा दे। पर 75 लाख वो मार्जिन पे अगर लगा दिया जा रहा है तो उस कॉम्पोजिशन स्कीम में तो प्रांजलि लिमिटेशंस बहुत हैं। आप स्टेट के बाहर से सामान नहीं खरीद सकते, स्टेट के बाहर सप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या ये भी कंफ्यूजन? तो चलिए पूछते हैं शरद। देखिए बात हाँ, यहाँ पर मुझे कस्टमर्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पहला जो सवाल है मुझे लगता है कि जो डीलर है उनसे करना चाहिए। क्या जो शरद अभी बता रहे थे ऐसा कुछ कंफ्यूजन है मार्केट? पूरा कंफ्यूजन है जी, टोटली कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है।
43% टैक्स किस पे लगाना है। अब हम गाड़ी खरीदते हैं, उसको रिफर्बिश कराते हैं, उसका जो एक्सपेंसेस होता है वो कहाँ से इनपुट हम क्रेडिट लेंगे। जो वर्कशॉप है बहुत छोटी है, रोड साइड वर्कशॉप है, उनके पास कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है, जबकि कहा गया है कि आपकी रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ही काम करा के आपको क्रेडिट इनपुट मिलेगा। उन तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और वो 20 लाख का काम भी नहीं करते तो वो कहाँ से कराएंगे। और अगर बहुत बड़ी शॉप पर आप जाएंगे तो आपको ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा काम। जी बिल्कुल बहुत पड़ेगा, वो हमारा मार्जिन ही नहीं होगा। हमारा मार्जिन तो वही है जो हम कॉस्ट कटिंग करते हैं। कार लेने आए हैं आप, क्या नाम है आपका? ध्रुव मेहंदीरता। ध्रुव, पसंद आई कोई कार आपको? पसंद तो मेरे को, मैंने से यही बात कर रहा था, सामने मर्सिडीज खड़ी है ई क्लास, सो ऑब्वियसली इज ऑल्सो कंफ्यूज। नई कार तो ऑब्वियसली मैं नहीं अफोर्ड कर सकता बिकॉज इट्स वेरी बिग डिफरेंस, बट अब पसंद तो मेरे को यही वाली कार है, बट लेट्स सी क्या कहते हैं कि दे पाएंगे, कहाँ जाके बात बनती है। कहाँ बात बनती है। ये जीएसटी एक्सपर्ट हमारे साथ आए हैं, कोई सवाल अगर आप करना तो आपको लग रहा है कि आप जीएसटी की वजह से ये गाड़ी ले लेंगे या नहीं लेंगे? आई एम कंफ्यूज अबाउट। तो देखिए जो कंफ्यूजन बना हुआ है, जैसे कि इन्होंने पाहुजा साहब ने बोला कि इनके मन में भी कंफ्यूजन है, इनके मन में भी कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन को लेके ग्राहकों को पूरी जानकारी जो कि एक आम दुकानदार देता है वो जानकारी खुल के नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जब तक बेचने वाले को पूरी क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप कस्टमर तक कैसे जानकारी। मान लीजिए मैं इस कार की कीमत कुछ प्राइस डिसाइड करता हूं, मैं कहता हूं साहब इस पे आप इतना जीएसटी लग के ये इतने की पड़ेगी, तो मुझे अभी मालूम ही नहीं कि मेरा मार्जिन पे कितना टैक्स लगना है, क्या मैंने 43% मार्जिन पे देना है, क्या मैंने 43% पूरी वैल्यू पे देना है, क्या मैंने उस पे कंपोजिशन स्कीम में बेनिफिट लेके 1% देना है। तो मुझे लग रहा है अभी ध्रुव यहाँ बैठे हुए ये तो गाड़ी का बारे में सोच रहे होंगे, पर ये जरूर सोच रहे होंगे कि लेकिन मुझे डीलर बहुत ज्यादा क्योंकि देखा जाता है कि जब कस्टमर्स जब आपके दुकान पर आते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये साहब उतने खुश नजर नहीं आ रहे। कुछ और डीलर्स हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या जो मैं शायद कुछ मैसेज के बारे में हमने सुना है, आपने कुछ सुना है कि 43, 73 ऐसा कुछ? Yeah, hi, I'm Sandeep. Day by day we are receiving different sort of messages. First we received there's 43%, then they say it's 28%, then they are saying you get yourself registered in composition scheme, then it is only 1%. Government is not even clearing that how much tax we need to pay as GST. At the same time when we refurbish car, it's not only the refurbishing and cost man. There are a lot of salaries, electricity, telephone calls, lot of people are on rent. इस काम में आप I'm in this industry for the last 26 years. तो कभी ये ऐसा मौका आया जो कि आपको 1 जुलाई के बाद से देखना पड़ा, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं संदीप? नो, पहले प्लान करा जाता था फिर इम्प्लीमेंट किया जाता था, इस बार इम्प्लीमेंट किया गया और अब वो प्लानिंग पे मेरे हिसाब से लगे हुए हैं। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। संदीप भी उतने ही परेशान है जितना कि आपको वो साहब नजर आए हैं, कैसे इनकी परेशानी कैसे दूर होगी? अब देखिए परेशानी तो इनकी सरकार ही दूर कर सकती है, पर फिलहाल मैं ये जरूर इनसे सहमत हूँ कि एक सारे बिजनेस में एक स्टैंड स्टिल सा आया हुआ है, एक ठहराव सा आ गया है। कस्टमर सोच रहे हैं अभी घर से निकले नहीं निकले। इन साहब की मैं तारीफ करता हूँ, ये आ गए गाड़ी लेने, जरूर इनको गाड़ी बहुत ही पसंद आएगी तो ले जाएंगे, फिर ये जीएसटी की परवाह नहीं करेंगे। पर जरा सा भी प्राइस सेंसिटिव कस्टमर जो आएगा वो शायद अभी इंतजार करना चाहे कि रुक जाएं, कुछ दिन देखें। मैंने यहाँ पर सड़कों पे बैनर देखे, जीएसटी का विरोध लिखा हुआ है, उस पर काले रंग से जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। तो एक ग्राहक जब उसको पढ़ता है तो उसको पढ़ के उसके मन में आता है कि कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम बोर्ड काला नहीं है, कहीं कुछ काला जरूर है, तो कुछ इंतजार कर ले। तो ये सरकार को जल्दी से जल्दी स्पष्टीकरण देना चाहिए जिससे कि ये बिजनेस वापस पटरी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतने सारे कंफ्यूजन के साथ में अगर आपके चेहरे पे ही कंफ्यूजन होगा तो बेचारा एक कस्टमर फिर कैसे आप पर विश्वास करेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली हमारे कलीग हैं इसी इंडस्ट्री में। अभी आई वाज टॉकिंग टू हिम फ्यू मिनट्स बैक, ही वाज सेइंग कि मैंने अभी तक कोई गाड़ी नहीं बेची है और 10, 12, 15 तारीख तक मैं कोई गाड़ी बेचूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि जीएसटी इतना या जीएसटी उतना, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्लैरिटी नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम डायरेक्शनलेस हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो ध्रुव यहाँ बैठे हुए हैं या फिर ध्रुव जैसे जो लोग हैं, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, ऐसे जो लोग हैं तो ये आप खुद कंफ्यूज जब नजर आ रहे हैं तो कैसे आप इनको कन्विंस कैसे करेंगे? कुछ नहीं कन्विंस कर, हम कोशिश करते हैं। कस्टमर कहता है जी मैं किस पे टैक्स दूं। अब हमने अपने कस्टमर सेलर से पूछा, वो कहता है जी 43% मुझे तो चाहिए। अब मेरा इनसे ये कहता है जी मैं अगर पुरानी गाड़ी ले रहा हूँ और 43% कॉस्ट पे दे दूंगा तो मैं नई गाड़ी क्यों नहीं ले लूंगा? ये एक सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें सुधरेंगी, आपकी बातें सरकार तक पहुंचेंगी, आप लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कोशिश करेंगे। आज पूरा 7 दिन हो गए, एक कस्टमर से कोई ना अटेंड कर पा रहे हैं, ना कोई हमारे को गाइडलाइन मिल रही है। बिल्कुल टोटली बहुत परेशान होकर बैठे हुए।
शरद, जो भी 2-3 डीलर से हमने बात की, ये अगेन वही आपने तो कहा है कि सरकार इनकी परेशानी दूर तो करेंगे, लेकिन बताइए ना, ये 5-6 दिनों में इनकी एक भी बिक्री नहीं हुई है। देखिए, इनके व्यापार का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हम लगातार जीएसटी के क्लासरूम में भी, बाद में भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते रहे, जो कि एक रेस्क्यू का काम कर रहा था, बचाने का। पर इनका व्यापार ऐसा है कि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की बहुत ज्यादा कहीं गुंजाइश नहीं है। देखिए, मैंने मान लीजिए इन्होंने एक गाड़ी खरीदी है, ऑडी खड़ी है, पर मान लीजिए इन्होंने ये खरीदी, तो इस गाड़ी में जो इन्होंने खरीदा, तो इसकी मैंने जैसे कि बताया, इसकी पॉलिशिंग होती है, इसमें कहीं स्क्रैच होता है वो निकाला जाता है, इसके सीट कवर्स बदलवाए जाते हैं। तो क्योंकि ये बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, तो इनकी कोशिश रहती है कि छोटे मोटे जो इनके ट्रेंड लोग हैं, परंतु पक्की काम नहीं करते, उनसे ये काम करा ले, उससे इन लोगों को नौकरी भी मिलती है, उनके पैसे भी बनते हैं। वो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट चार्ज करने वाला व्यक्ति नहीं है। बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली पे जीएसटी नहीं है। गाड़ी पेट्रोल या डीजल पे चलती है, उस पे जीएसटी नहीं है। ज्यादा स्टाफ है यहाँ पे शोरूम में, बहुत सारे स्टाफ है जिनको मेंटेन करना नहीं, पर उनकी सैलरी पे तो जीएसटी नहीं है, सैलरी पे जीएसटी नहीं है। तो किसी भी चीज, बहुत कम सामान इनका ऐसा होगा, बहुत कम खर्चे ऐसे होंगे जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट ये ले सकते हैं। तो ये जो नई बात, अभी तक तो हम लोग नई कारों के बारे में बात कर रहे थे शरद, लेकिन ये प्री ओन्ड कार की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं था। और प्रांजलि, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब ये गाड़ी अब प्री ओन्ड है, जब ये फैक्ट्री से निकली थी, इस पर एक्साइज, वैट, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स सब कुछ लगा होगा। आपको शायद पता नहीं, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की गाड़ियों में करीब 55% जो है सरकारी लेवीज होती हैं, जिसमें आप एक्साइज ले लीजिए, आप इंपोर्ट ड्यूटीज ले लीजिए, जो इनके अंदर इंपोर्टेड पार्ट्स लगे होते हैं अगर ये भारत में बन रही है तो, और अगर इस पे एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, उस सबको मिला के बहुत भारी मात्रा में इसमें टैक्स लगा हुआ है। अब क्योंकि ये टैक्स लगी यहाँ खड़ी है और अब इस पे दोबारा टैक्स, तो जिस कैस्केडिंग इफेक्ट का, जिस डबल टैक्स का हम जीएसटी में बात कर रहे थे कि वो उसको हटा रहा है, कुछ हद तक मुझे यहाँ पर वो दोबारा लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मेरी अभी संदीप से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारा एक, और बहुत उदार हृदय होके वो ये कह रहे थे कि हमारा तो एक अलग ट्रेड है, पर एक गाड़ी को अगर हम ले तो उस पर टैक्स लग के आई, अब हम उसके दोबारा टैक्स की बात कर रहे हैं, जबकि बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे हम एक ही बार टैक्स की बात कर रहे हैं। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। यानी कि ध्रुव या इस तरीके के जितने भी कस्टमर्स हैं, अगर वो कह रहे हैं कि भाई फिर हम आपकी ये पुरानी गाड़ी क्यों लेकर के जाएं, इससे बेहतर है कि फिर हम नई गाड़ी हम ले लेते, जब मुझे इतना सारा पैसा देना है, और वो भी तब जब आप किसी भी शोरूम में आ रहे हैं और वहां पर आपको जो डीलर है वो कंफ्यूज ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तक सही जानकारी अब तक नहीं पहुंचा पाई। लेकिन हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के जरिए सरकार तक ये मैसेज जाए कि ऐसी भी परेशानियां हैं जिसका सामना लगातार जो व्यापारी हैं वो कर रहे हैं। आप आगे भी देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।